हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गवर्नमेंट बजट के इस सेकंड पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट में हमने इतना अंडरस्टैंड कर लिया था कि गवर्नमेंट के बजट का जो स्ट्रक्चर है, यानी जो कंपोनेंट्स हैं, उसको हम दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है रेवेन्यू बजट्स और सेकेंड हमारे पास आता है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट के आगे फर्दर टू टाइप्स हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। और हमने ये भी अंडरस्टैंड कर लिया था कि रेवेन्यू बजट मीन्स वो इनकम और वो एक्सपेंसेस जो कि रेकरिंग नेचर के होते हैं, वो इनकम और वो एक्सपेंसेस जो कि रेगुलरिटी में रिसीव किए जाते हैं और पे किए जाते हैं, जैसे कि पर मंथ, पर वीक, पर एनम। कैपिटल बजट के इनकम्स और एक्सपेंसेस वो इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं जो कि नॉन रेकरिंग होते हैं, मतलब ऐसे एक्सपेंसेस या फिर ऐसे इनकम्स जो कि पीरियोडिकली इंकर्ड नहीं की जाती, पीरियोडिकली रिसीव नहीं होती। आगे हम इसको एक्सपेंड करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे डिटेल में कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होती हैं। अब बुक्स में आपको जो स्ट्रक्चर है, जो कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट है, वो ऐसे भी दिया जा सकता है। रेवेन्यू बजट जिसके अंदर टू पार्ट्स हैं, कैपिटल बजट्स जिसके अंदर टू पार्ट्स हैं, या फिर आपको ऐसे भी मेंशन किया जाता है कि रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, इसको हम बोलते हैं बजट रिसिप्ट्स, क्योंकि ये दोनों ही इनकम्स हैं, दोनों ही रिसिप्ट्स हैं, इसलिए इसको हम डिवाइड कर सकते हैं बजट रिसिप्ट्स में। ऐसे ही ये दोनों ही हमारे एक्सपेंसेस हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। इसको हम किस में डिवाइड कर देंगे, बजट एक्सपेंसेस। कंपोनेंट्स को डिवाइड जैसे मर्जी किया हो, आपके पास जो मेजर टाइप्स हैं वो फोर ही हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। जो रिसिप्ट्स हैं इसको हम क्या बोलते हैं, बजट रिसिप्ट्स, क्योंकि ये दोनों ही हमारी रिसिप्ट्स हैं। और दूसरी तरफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, बजट एक्सपेंडिचर्स। फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास आता है बजट रिसिप्ट्स। अभी हमने अंडरस्टैंड किया कि बजट रिसिप्ट्स में दोनों ही तरह की इनकम्स इंक्लूड की जाती हैं, चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट्स हो और चाहे वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो। इट मीन्स बजटेड रिसिप्ट्स में टोटल जितनी भी इनकम गवर्नमेंट की होती है वो सारी इंक्लूड की जाती है। टोटल एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। बजट रिसिप्ट्स मीन्स टोटल एस्टिमेटेड इनकम, चाहे वो किसी भी सोर्स से हो, चाहे वो रेवेन्यू की हो, चाहे वो कैपिटल सोर्स से हो, उसको इंक्लूड किया जाता है बजटेड रिसिप्ट्स में। और ये आपने ध्यान रखना है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर मींस 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की ट्रांजैक्शन को इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है, तब हमें बजटेड रिसिप्ट्स मिल जाती हैं। फर्स्ट हमारे पास इसमें आता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ऑल दोज रिसिप्ट्स विच आर रेकरिंग इन नेचर। अभी तक हम यही अंडरस्टैंड करते आए हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो होती हैं जो कि रेकरिंग इन नेचर है, जो कि पीरियोडिकली हमें रिसीव होती हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि जिन ट्रांजैक्शंस में ये दो करेक्टर्स सेटिस्फाइड हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। फर्स्ट हमारे पास आता है नो इंक्रीज इन लायबिलिटी और सेकंड हमारे पास आता है नो डिक्रीज इन एसेट्स। करेक्टर्स में हमें कह रहे हैं कि उन इनकम्स को हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स बोलेंगे जिससे ना ही हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो और ना ही हमारी एसेट्स डिक्रीज हो। जिनमें ये दो करेक्टर्स सेटिस्फाई हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। फर्स्ट हमारे पास क्या है कि लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। अगर हम किसी से क्रेडिट पर पैसे मांगते हैं, लोन मांगते हैं, तो उससे हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इट मीन्स वो हमारी इनकम तो है, वो हमारी रिसिप्ट तो है, लेकिन उससे लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स नहीं बोलेंगे। ऐसे ही अगर हम कोई एसेट सेल कर देते हैं मार्केट में, एसेट सेल करने पे हमें अमाउंट तो रिसीव होगी,
वो हमारी रिसिप्ट तो बन जाएंगी, लेकिन उससे हमारी एसेट डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि हम एसेट को सेल कर रहे हैं। सो इट मीन्स वो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं कहलाएंगी। बस ये दो करेक्टर्स आपको सेटिस्फाई करने हैं। अगर ये सेटिस्फाई हो जाते हैं तो उसको आप क्या बोलोगे, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। सो वो इनकम जिससे आपकी लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होती वो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं, और वो इनकम जिससे आपकी एसेट डिक्रीज नहीं होती वो आपकी क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब इसमें एग्जांपल आपको देनी होगी तो सिंपल है, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, टैक्स रिसिप्ट्स एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। अब आपको पता है कि गवर्नमेंट को वेरियस तरह की इनकम्स रिसीव होती हैं जिससे उनकी लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होती और एसेट डिक्रीज भी नहीं होती। जैसे कि टैक्स रिसिप्ट्स, गवर्नमेंट को हम सब टैक्स पे करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस हैं, इनमें से कुछ टैक्सेस डायरेक्ट हैं और कुछ इनडायरेक्ट हैं। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसको किस में इंक्लूड कर दिया गया है, जीएसटी में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट इनकम टैक्स, जब गवर्नमेंट को इनकम टैक्स रिसीव होता है तो ये उनकी इनकम है, ये उनकी रिसिप्ट है, लेकिन इससे उनकी लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होती। मान लो कि आपने इनकम अर्न की है और उसके ऊपर गवर्नमेंट को आपने टैक्स पे किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट आपके लिए लायबल है। अगर आप 10,000 टैक्स पे कर रहे हो तो आप गवर्नमेंट को कहोगे कि भाई मैंने 10,000 का टैक्स पे किया है तो मेरे को ये फैसिलिटी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये टैक्स रिसिप्ट्स जो होती हैं वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, ये आपकी ड्यूटी है, ये ऑब्लिगेशन है, ये आपको पे करनी ही होगी। सो ये गवर्नमेंट की ऐसी रिसिप्ट्स हैं जिससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट की एसेट भी डिक्रीज नहीं हुई क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई एसेट सेल थोड़ी की है, ये उनको इनकम रिसीव हो रही है क्योंकि ये इंडिविजुअल्स की मॉरल ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है। सो टैक्स रिसिप्ट्स में वेरियस तरह के टैक्सेस आ जाते हैं, इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, स्टेट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स। इसमें से कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो कि जीएसटी में इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऐसे ही कुछ रिसिप्ट्स ऐसी भी हैं जो कि टैक्स से नहीं मिलती गवर्नमेंट को, लेकिन फिर भी वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में ही इंक्लूड की जाती हैं, जैसे कि फीस, फाइन्स, ग्रांट्स, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। सो गवर्नमेंट जो आपके चालान कैंसिल करती है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी नहीं बनती कि अगर आपने हेलमेट वियर नहीं किया तो उसके ऊपर आपको जो चालान पे करना पड़ता है वो अमाउंट इनकम है गवर्नमेंट की जो कि रेवेन्यू रिसिप्ट है, इससे गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी इंक्रीज नहीं हुई। गवर्नमेंट ने आपको कोई बेनिफिट उसकी वजह से देना नहीं है, पे नहीं करना। आपने एक बार वो चालान की अमाउंट पे कर दी तो आपकी लायबिलिटी खत्म होगी। गवर्नमेंट के लिए वो कोई भी लायबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट के लिए वो रेवेन्यू इनकम है। सो ओवरऑल अगर कहा जाए, दोज रिसिप्ट्स विच डू नॉट क्रिएट अ लायबिलिटी एज वेल एज डू नॉट लीड टू रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट आर नोन एज रेवेन्यू रिसिप्ट्स। वो सारी इनकम जिससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज भी नहीं होती और एसेट डिक्रीज भी नहीं होती, उनको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ये फर्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि बाकी के सभी पॉइंट्स इसके ऊपर ही बेस्ड हैं। सो अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है रेवेन्यू रिसिप्ट्स में तो वीडियो को रिवाइंड करके थोड़ा सा देख लीजिए ताकि पॉइंट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास आता है कैपिटल रिसिप्ट्स। ये वो रिसिप्ट्स हैं जो कि नॉन रेकरिंग इन नेचर होती हैं, मींस ऐसे इनकम्स जो कि पीरियोडिकली गवर्नमेंट को रिसीव नहीं होती, ये कभी कभी उनको रिसीव होती है। लेकिन इकोनॉमिक्स में कैपिटल रिसिप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए अगेन दो करेक्टर्स जो कि रेवेन्यू रिसिप्ट के बिल्कुल ऑपोजिट हैं वो हमें सेटिस्फाई करने होंगे। अगर ये दो करेक्टर्स किसी भी ट्रांजैक्शन में सेटिस्फाई हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स। फर्स्ट हमारे पास आता है इंक्रीज द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल ऑपोजिट है रेवेन्यू रिसिप्ट के, डिक्रीज द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो रेवेन्यू रिसिप्ट में हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि वो ट्रांजैक्शंस जिससे लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होती और एसेट्स डिक्रीज नहीं होती उनको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू इनकम्स। रेवेन्यू इनकम के बिल्कुल ऑपोजिट वो ट्रांजैक्शंस जिससे हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और एसेट्स डिक्रीज हो जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स। और इसकी एग्जांपल क्या है, सिंपल है, अगर गवर्नमेंट बोरोइंग्स करती है, लोन रिसीव करती है किसी थर्ड पार्टी से,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से या फिर वर्ल्ड बैंक से या किसी भी सोर्स से, तो उसकी वजह से क्या होगा, गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज होगी। और अगर गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट। सेकंड हमारे पास आता है सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स। अगर गवर्नमेंट अपनी एसेट्स सेल कर देती है तो इन दैट केस गवर्नमेंट की एसेट्स डिक्रीज हो जाएंगी। इट मींस वो कौन सी ट्रांजैक्शन है, कैपिटल रिसिप्ट। या फिर रिकवरी ऑफ लोन, और रिकवरी ऑफ लोन को भी हम कह सकते हैं कि हमारी एसेट्स डिक्रीज हो जाती हैं। तो इसकी सिंपल एग्जांपल है, मान लो अगर गवर्नमेंट ने 1 लाख का लोन किसी को प्रोवाइड किया हुआ है तो गवर्नमेंट की वो एसेट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो 1 लाख का लोन किसी थर्ड पर्सन को प्रोवाइड किया है वो उनको वापस भी मिलेगा, इसका मतलब वो एसेट है। लेकिन जब वो पर्सन 1 लाख का लोन गवर्नमेंट को वापस कर देगा तो गवर्नमेंट की एसेट डिक्रीज हो जाएगी। इट मींस ये भी कौन सी ट्रांजैक्शन है, कैपिटल रिसिप्ट्स। सो दोनों में से कोई भी एग्जांपल आप देख सकते हो, सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स और रिकवरी ऑफ लोन। लास्ट में हमारे पास आता है अदर रिसिप्ट्स। इनके अलावा और जो कैपिटल रिसिप्ट्स हमने अंडरस्टैंड की थी उनके सिवाय अगर और कोई रिसिप्ट्स भी होती हैं तो उसको हम किस में इंक्लूड करेंगे, कैपिटल रिसिप्ट्स में। अदर रिसिप्ट्स में हम किसके एग्जांपल दे सकते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट की। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई पब्लिक एंटरप्राइजेस एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रही तो इन दैट केस गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने शेयर्स प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को सेल कर देगी। सो अगर कोई पब्लिक एंटरप्राइजेस अपने शेयर्स प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को सेल करती है तो गवर्नमेंट को क्या मिलेगी, इनकम मिलेगी, उसको भी हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट्स। सो ओवरऑल अगर कहा जाए, दोज रिसिप्ट्स विच आइदर क्रिएट द लायबिलिटी और रिड्यूसेस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉन एज कैपिटल रिसिप्ट्स। वो सारी रिसिप्ट्स, वो सारी इनकम्स जो कि गवर्नमेंट के लिए या तो लायबिलिटी क्रिएट करती हैं या फिर उनकी एसेट्स को डिक्रीज कर देती हैं, उसको हमने किस में इंक्लूड करना है, कैपिटल रिसिप्ट्स में। और ये ट्रांजैक्शंस जो है वो नॉन रेकरिंग इन नेचर होती हैं, क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस रेगुलरिटी में नहीं की जाती। गवर्नमेंट हर वक्त लोन नहीं मांगती रहती, गवर्नमेंट हर वक्त अपनी एसेट्स नहीं सेल करती रहती, ये पीरियोडिकली नहीं होती, ये नॉन रेकरिंग इन नेचर है, ये कभी कभी करनी पड़ती हैं ट्रांजैक्शंस। सेकेंड मेन कंपोनेंट हमारे पास आता है बजट एक्सपेंडिचर्स। बजट एक्सपेंडिचर्स में दोनों ही सोर्सेज के एक्सपेंडिचर्स को इंक्लूड किया जाता है, चाहे वो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर्स हों और चाहे वो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स हों। जितने भी एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट एस्टिमेट करती है वो सभी बजटेड एक्सपेंडिचर्स में इंक्लूड किए जाते हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। इसमें एक्सपेंडिचर्स डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के भी इंक्लूड होते हैं और नॉन डेवलपिंग एक्टिविटीज़ के भी इंक्लूड किए जाते हैं। टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट एज वेल एज नॉन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। सो जितने भी टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि गवर्नमेंट को इंकर्ड करने पड़ सकते हैं इन द अपकमिंग पीरियड, चाहे वो डेवलपिंग नेचर के हों चाहे वो नॉन डेवलपिंग के हों, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। इसमें फर्स्ट हमारे पास आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो कि रेकरिंग इन नेचर हैं। रेकरिंग का मतलब जो रेगुलरिटी में इंकर्ड करने पड़ते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में हमें इन दो करेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना होगा। अगर ये दो करेक्टर्स सेटिस्फाई हो जाते हैं तब हम उनको बोलेंगे कि ये रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है नो इंक्रीज इन एसेट्स। गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर करती है तो हो सकता है गवर्नमेंट अपनी बिल्डिंग परचेज कर रही हो या कोई ऐसी एसेट परचेज कर रही हो जिसपे वो अपने न्यू बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सके, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स हैं जिसमें उनकी एसेट इंक्रीज नहीं होती। सो इट मीन्स गवर्नमेंट इसमें कोई भी एसेट परचेज नहीं कर रही है, सो एसेट जो है वो इंक्रीज नहीं हो सकती। ऐसे ही नो डिक्रीज इन लाइबिलिटी, गवर्नमेंट जो है वो अपनी लाइबिलिटी भी डिक्रीज नहीं कर सकती। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट लोन की अमाउंट रीपे कर देती है, अगर गवर्नमेंट ने 30 लाख का लोन थर्ड पार्टी से अरेंज किया था, इन दैट केस गवर्नमेंट को वो 30 लाख का लोन रिटर्न करना होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट 30 लाख का लोन रिटर्न करती है तो उस केस में उसकी लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स फिर वो रेवेन्यू नेचर की एक्सपेंडिचर नहीं कहलाएगी।
क्योंकि रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स तो वो होते हैं जिसमें एसेट डिक्रीज नहीं होती। सो ये दोनों ही करेक्टर्स हमारे सेटिस्फाई होने चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स हैं। फर्स्ट, नो इंक्रीज इन एसेट। एसेट इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। अगर एसेट इंक्रीज नहीं होती तो उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में इंक्लूड करेंगे। सेकंड, नो डिक्रीज इन लायबिलिटी। लायबिलिटी डिक्रीज नहीं होनी चाहिए तो हम उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में इंक्लूड करेंगे। और इसमें अगर हमें एग्जांपल देनी हो तो सिंपल है, गवर्नमेंट डिफरेंट नेचर के एक्सपेंडिचर्स इंकर करती है जिसमें कि एसेट इंक्रीज भी नहीं होती और लायबिलिटी डिक्रीज भी नहीं होती, जैसे कि फॉर एग्जांपल सब्सिडीज। अगर गवर्नमेंट पुअरर सेक्शन को सब्सिडीज प्रोवाइड करती है तो इन दैट केस गवर्नमेंट की कोई एसेट इंक्रीज नहीं हुई क्योंकि वो तो सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, और लायबिलिटी भी डिक्रीज नहीं हुई क्योंकि इससे उन्होंने कोई पेमेंट नहीं की है, इन्होंने सब्सिडीज प्रोवाइड की हैं। ऐसे ही सैलरी टू द स्टाफ। गवर्नमेंट इंप्लॉइज को जो सैलरीज पे की जाती है उसको भी हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में इंकर करते हैं, क्योंकि सैलरी जो हम पे करते हैं गवर्नमेंट स्टाफ्स को वो रेगुलर इन नेचर होती है, पीरियोडिकली पर मंथ पे करनी होती है। सो ओवरऑल दोज एक्सपेंसेस विच डू नॉट क्रिएट एनी एसेट और रिडक्शन इन लाइबिलिटीज इज नॉन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। वो एक्सपेंसेस जो लाइबिलिटी और एसेट्स में कोई चेंजेस नहीं लेके आते उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। इट मींस ना ही एसेट्स हमारी इंक्रीज होती हैं और ना ही लाइबिलिटीज हमारी डिक्रीज होती हैं। लास्ट कंपोनेंट हमारे पास आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। वो एक्सपेंडिचर्स जो कि नॉन रेकरिंग इन नेचर हैं। नॉन रेकरिंग मींस ये रेगुलरिटी में हमें इंकर नहीं करने होते, पीरियोडिकली पे नहीं करने होते। इकोनॉमिक्स में इनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं? फर्स्ट, इट क्रिएट्स एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट। इट मींस वो एक्सपेंडिचर्स जो गवर्नमेंट की एसेट्स को इंक्रीज कर देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। इसमें एग्जांपल क्या देनी होगी, जैसे गवर्नमेंट ने कोई लैंड बिल्डिंग परचेज की है या फिर गवर्नमेंट ने कोई शेयर्स परचेज किए हैं, सो इट क्रिएट्स एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट। सेकंड, इट रिड्यूसेस द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट की लायबिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने अगर 30 लाख का लोन एक्वायर किया है किसी थर्ड पर्सन से, तो इन दैट केस अगर गवर्नमेंट वो 30 लाख का लोन रीपे कर देगी, अमाउंट वापस कर देगी, तो इट मीन्स ये गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं, लेकिन कौन से नेचर की हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल नेचर की। सो सिंपल है, अगर एसेट हमारी इंक्रीज हो जाती है तो इन दैट केस वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहलाएंगे, और अगर हमारी लाइबिलिटीज डिक्रीज हो जाती हैं तो वो क्या कहलाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बिल्कुल ऑपोजिट है। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स। प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स वो होते हैं जो कि प्लान किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू 5 ईयर्स प्लान। ये आपको पता होगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो 5 ईयर्स के लिए इलेक्टेड होकर आती है, तो इसलिए उनको 5 ईयर्स प्लान में क्या प्रोग्राम्स रखने हैं, क्या एक्सपेंडिचर्स करने हैं फॉर द डेवलपमेंट, वो सब प्लान करने होते हैं। सो जो 5 ईयर्स में प्लान किए हुए एक्सपेंडिचर्स हैं उसको हम प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स बोलते हैं। लेकिन वो एक्सपेंडिचर्स जो कि नॉन प्लान्ड होते हैं, जिनको 5 ईयर्स में प्लान नहीं किया जाता, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स। सो हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स किन से मिलकर बना होता है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स प्लस नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं दोज एक्सपेंसेस विच क्रिएट एसेट्स और रिड्यूस लाइबिलिटीज आर नॉन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। वो एक्सपेंसेस जो कि बिजनेस की, जो कि गवर्नमेंट की या तो एसेट्स क्रिएट करते हैं, इंक्रीज करते हैं, या फिर लाइबिलिटी डिक्रीज कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम आईडी जोली कोचिंग पर भी आप पूछ सकते हैं।